नमस्कार साथियों, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के कांस्टेबल प्रैक्टिस सेशन बैच में। और उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत शानदार चल रही है। और आपकी तैयारी में सहयोग के लिए सिलेक्शन गुरुजी हमेशा आपके साथ है। और हम कांस्टेबल का जो प्रैक्टिस सेशन बैच है, उस प्रैक्टिस सेशन बैच में हम वो सब चीज़ें, वो कंटेंट आपके लिए लेकर आते हैं जो किसी भी स्टेट के कांस्टेबल या सेंट्रल गवर्नमेंट के कांस्टेबल के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने जिस तरह से हमारे चैनल को प्यार दिया है, सम्मान दिया है और जो सहयोग किया है, जो व्यूज़ आए हैं, जो सब्सक्रिप्शंस बढ़े हैं, उसके लिए हम आपका शुक्रिया करते हैं। और आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग ऐसे ही हमारे चैनल को देखते रहेंगे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप पहले से चैनल पे हमारे बने हुए हैं, सब्सक्राइबर हैं, तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए। बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। तो पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। रोज़ की तरह मोटिवेशनल कोट से स्टार्ट करते हैं। मोटिवेशनल कोट है, सफलता हासिल करनी है तो किस्मत से ज़्यादा मेहनत पर भरोसा रखो। किस्मत भी आपका तब साथ देगी जब आपका मेहनत वो देखेगी। हाँ, जैसे कोई व्यक्ति हो तो लोग मदद किसकी करते? जो गिर गया है उसको कोई उठाने की कोशिश नहीं करता, जो गिर के उठने की कोशिश करता है लोग उसे उठाने की कोशिश करते हैं। जो गिर गया उसको क्या उठाना, वो तो फिर गिर ही गया है, वो तो जाना ही है उसको। तो इसीलिए हमेशा कोशिश उठने की कीजिए, किस्मत भी आपका साथ देगी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, सवाल है बहुत सिंपल सा और देखिएगा। कह रहे हैं कि यदि किसी धन पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 225 है तो मूलधन क्या है? हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है इसके लिए। 2 साल की चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है D = PR/100 का होल स्क्वायर। पता है आपको? ये 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर का फॉर्मूला है। डिफरेंस आपको पता है 225। प्रिंसिपल अमाउंट आपसे पूछा जा रहा है कि मूलधन क्या होगा और R आपको पता है 5/100, इसका मतलब है 1/20। यानी अगर आप P की बात कर लेंगे तो P आपको मिलेगा 225 225 इंटू 120 का इसको 1 और ये 20 20 20 हम 400 20 20 हम 400, ये आ जाएगा 400। और 225 नवा 900 और 900 के आगे 2 जीरो लग जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा आंसर 90,000। कोई तकलीफ नहीं है, यहां तक कोई तकलीफ तो नहीं ना, कर लोगे, ये आपका मूलधन हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन ध्यान देना। कह रहे हैं कि 2 रेलगाड़ियां क्रमशः 30 किमी और 58 किमी प्रति घंटा की गति से एक ही दिशा में चल रही हैं। ध्यान दीजिएगा, एक ही दिशा में चल रही है। धीमी गति, थोड़ा सा प्रॉब्लम है इस सवाल में, वर्ड टाइपिंग में। धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी में एक व्यक्ति को, बस अब यहां पे सिर्फ को लगा लेना है, को तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी 18 सेकंड में पार करती है तो तेज गति से चलने वाले रेलगाड़ी की लंबाई क्या हो? बहुत सिंपल सवाल, समझो। कह रहे हैं कि एक 58 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रही है, एक 30 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रही है। अंतर हो जाएगा सापेक्षिक चाल 28 किमी प्रति घंटा 28 kmph। कोई दिक्कत नहीं, 28 किमी प्रति घंटा, कोई तकलीफ है नहीं है ना? क्या कह रहे हैं आगे? आगे कह रहे हैं कि तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 18 सेकंड में पार कर जाता है, व्यक्ति को पार करता है। तो सिंपल सवाल है कि जब कोई रेलगाड़ी या कोई गाड़ी किसी व्यक्ति को पार करती है, खंभे को पार करती है, सिग्नल को पार करती है, पोल को पार करती है, तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलती है। तो तेज चलने वाले रेलगाड़ी द्वारा
धीमी चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करने में अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी चलनी होगी। यही जो दूरी है, और दूरी बराबर आपको तो पता ही है, चाल गुणित समय। चाल गुणित समय। चाल क्या दे रहे हैं आप बताओ? चाल 28 किमी प्रति घंटा। मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, 5/18 से गुणा कर लेंगे, और आपको समय भी पता है कितना, 18 से खत्म हो गया, और 28 × 140 ये मीटर आ गया। और 140 मीटर दूरी वो गाड़ी धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करने में चलेगी। इसका मतलब ये है कि 140 मीटर ही उस गाड़ी की लंबाई है। यहां तक कोई दुख, तकलीफ, कष्ट, समस्या, परेशानी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक, अगला सवाल। 5 विषयों में से प्रथम 3 विषयों में सुमन के औसत अंक 81 थे तथा अंतिम 3 विषयों में औसतन 84 थे। यदि तीसरे विषय में उसके अंक 65 थे तो सभी विषयों में उसके औसत अंक कितने हैं? ठीक है, देखा जाए। चलो, 5 विषय हैं। फर्स्ट 3 का एवरेज, यानी मान लीजिए आप A + B + C। फर्स्ट 3 का एवरेज है 8 × 3 = 3, 8 × 3 = 24, 243। और लास्ट 3 का क्या है? C + D + E। ये बराबर होता है 74 × 3, 3 चौके 12, 1, 3 चौके 12, 1, और 3 7 21, 22, 222। यानी अब आप अगर इसको जोड़ लें तो A + B + C + C + D + E, ये बराबर हो जाएगा 5, 6, 4। अगर हम इस 6 में से हमको लेना विषय 5 ही है, और ये 465 कब आ रहा है? जब C की डबल काउंटिंग है। तो आप एक C निकाल दो तो 5 विषय का योग आ जाएगा। A + B + C + D और +E बराबर, एक C इधर जाके घट जाएगा, 465 - C, और C के वैल्यू कितनी है? 65 है। तो 465 - 65 बराबर 400, बराबर 400। तो सभी विषयों का औसत 400, औसत बराबर क्या होता है? योग बटा संख्या, 400/5 यानी 80, यानी 80। कोई तकलीफ है? कर लोगे ना यहां तक? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं ना? चलो आगे बढ़ो। कह रहे हैं कि एक आयताकार मैदान की लंबाई 40 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर है। इसके बाहर 1.5 मीटर चौड़ा रास्ता बना है। रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दिमाग में हमेशा रखो कि क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई। कैसे करोगे? देखो, आपको डायग्राम पहले से बना के रखा है यहां मैंने। ये 40 मीटर है, पार्क या जो भी मैदान है 40 × 30 का है। इसके चारों तरफ 1.5 मीटर वृत्त का चौड़ाई का रास्ता बना है। तो देखो ये 1.5 है, 1.5। तो अगर यहां से यहां तक 40 है दोस्त, तो 1.5 इधर भी बढ़ जाएगा और 1.5 इधर बढ़ जाएगा। यानी जो बाहर की लंबाई होगी सड़क की, वो कितनी हो जाएगी? सड़क सहित पार्क की लंबाई 43 हो जाएगी, या मैदान की लंबाई इधर भी 43 हो जाएगी और सामने भी 43 हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बीच में कितना बचेगा? 30 ही बचेगा। ये 30 और ये 30, क्योंकि वहां वो एक बार काउंट हो गया है। 30 और ये भी 30, ठीक है, ये 30 है। तो भैया सड़क की कुल लंबाई कितनी है? लंबाई के अनुदिश 43 + 43 46, जोड़ लो 43 + 43 + 30 + 30 बराबर हो जाएगा आपको 43 43 86, और 86 और 60 6 और 8 6 14 146। कितना हो जाएगा? 146 आपको ये मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा,
30 60 हो जाएगा और ये 86 हो जाएगा। 8 6 14 और ये 6, हाँ सही है, 146 मीटर ये क्या है, सड़क की लंबाई है। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर लंबाई 146 और गुणित 1.5, 15 छक्का 90 9, 15 चौका 60 9 69 6 और 15 का 15 6 21 यानी 219 मीटर। कोई दिक्कत है? ये रास्ते का क्षेत्रफल हो गया 219 मीटर वर्ग मीटर। अगला सवाल ध्यान देना, शानदार सवाल है कि ए तथा बी किसी कार्य को अलग अलग क्रमशः 20 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने कुछ समय तक एक साथ कार्य किया, उसके बाद बी कार्य छोड़कर चला गया, शेष कार्य को ए ने 20 दिन में पूरा किया, तो बी कितने दिन में तक कार्य किया, यानी बी ने ए के साथ कितने दिन काम किया या बी ने कितने दिन तक काम किया या ए बी ने दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया। सवाल कुछ भी हो सकता है। सवाल बी ने कितने दिन काम किया ये भी सही है, सवाल ये भी हो सकता है कि ए और बी ने मिलकर कितने दिन काम किया, और ये भी हो सकता है कि बी कितने दिन काम किया, ये तो दिया ही, ठीक है। तो कह रहे हैं कि ए एक काम को कितने दिन में, 20 दिन में, बी उसी काम को 30 दिन में, और एलसीएम हो गया 60 दिन। तो इसका एक दिन का काम 3 और इसका एक दिन का काम 2, ठीक भैया। शेष कार्य को ए ने 10 दिन में किया, यानी 10 दिन में ए ने 10 दिन अकेले काम किया है, तो काम कितना किया है, 30 काम किया है भाई साहब, 30 काम। तो शेष कितना, अच्छा ए और बी मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5 काम। तो शेष काम अगर ए ने अकेले 30 दिन में किया है तो शेष काम कितना बचा, 60 काम में से ए ने 30 काम अकेले किया है, तो शेष जो काम बचा वो 30। और यही जो 30 काम है ना, यही जो 30 आपका काम है, इसी काम को ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे यही देखना है। ए प्लस बी कितने दिन में करेंगे, 30 बटा दोनों का एक दिन का काम 5 बराबर 6 दिन, यानी बी ने कितने दिन काम किया है, 6 दिन काम किया। कोई तकलीफ नहीं, कर लोगे ना, आगे बढ़ते हैं। समझ गए कि नहीं भाई, समझ गए हो ना। देखो एक काम को 20 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, सिंपल बात समझो, ठीक। अब क्या कह रहे हैं कि दोनों का मिला के तो पूरा काम कितना हो गया, 60, पूरा काम 60 एलसीएम ले लिया। ए एक दिन में 3 काम करेगा और बी एक दिन में 2 काम करेगा, और ए ने अकेले 10 दिन काम किया है तो 30 काम किया होगा, क्योंकि एक दिन में 3 काम कर रहा है, ठीक है ना बात। 3 काम कर रहा है तो ये कितना हो गया, ठीक, समझो बात, ये 30 काम किया, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि बी, अब शेष कितना काम बचा, ए ने अगर अकेले 30 दिन में 30 काम किया है अगर ए ने, तो 60 में से 30 गया, 30 काम ए और बी ने किया है, ए और बी ने किया है। ए और बी ने 30 काम किया है तो कितने दिन में किया होगा, ए और बी का एक दिन का काम कितना है, 5 है यहां पे, तो ए प्लस 30 बटा 5 6 दिन, ठीक है। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि किसी परिवार में पिता और बेटे, पिता और माता तथा माता और बेटे की आयु का औसत क्रमशः 25 40 और 24 है, तो बेटे की आयु क्या है। सिंपल बात समझो, कह रहे हैं कि पिता बेटा, फादर प्लस सन, पिता माता, फादर प्लस मदर, और फादर प्लस सन, माता और बेटे, माता मदर और सन, इनका औसत आपको दिया हुआ है क्रमशः 50, औसत 25 तो योग 50, 40 तो 80 और इनका तो 48। एक बात समझो, देखो देखो ये 1 नंबर, इसको मैं बिना आराम से करना चाहता हूं। देखो ये 2 नंबर और ये 2 नंबर, 3 नंबर। कह रहे पहला और दूसरा को जरा सा ध्यान से देखो इसको, फादर सन और मदर सन, फादर और सन का योग 50 है, मदर और सन का 48 है, यानी अगर आप बात कर लें तो फादर माइनस मदर का अंतर कितना है, 2 साल है, 2 साल है। और फादर मदर मिला के
80 हैं, 80 में से 2 निकाल दो तो 78 हो गया। 40 और 40 78, तो 78 का आधा कितना हो गया? 39। फादर भी 39, मदर भी 39, लेकिन 2 निकाले हो और वो 2 कौन ज़्यादा है? फादर ज़्यादा है, यानी फादर 41 के हो गए। ध्यान देना, सवाल बहुत आसान है। फादर 41 के हो गए और मदर 39 की हो गई। क्या पूछे? बेटे की आयु। भैया फादर अगर 39 का है, फादर और सन मिल के F प्लस एस बराबर 50 है, और सन का निकालना है, और ये 50 माइनस F कर दोगे यानी 41 घटेगा, तो बेटा S कितना आ जाएगा? 9 साल। अब आपको लगा होगा क्या अजूबा तरीके से सवाल लग गया। बहुत शानदार तरीके से लगा है। पहला देख रहे हो, फादर का सम के साथ योग 50 है, और फादर का सन के साथ योग 50 है, और सन का मदर के साथ 48 है, यानी सन तो दोनों में कॉमन है। फादर और मदर के बीच में 50 और 48, इसका मतलब 2 साल का अंतर है। वही मैंने लिखा, फादर मदर में 2 साल का अंतर है। और फादर और मदर का योग 80 है, तो जो अंतर है, यानी फादर 2 बड़ा है तो 2 निकाल लो, 80 में से 2 निकाल लो, कितना बचा? 78, और 78 को बांट दो, 39 फादर और 39 मदर, ठीक है ना। और अब ये जो 2 फादर का है वो फादर को दे दो, फादर 41, मदर 39, बच्चा 9 साल का। सिंपल सवाल, बिना पेन पेपर, राइट ना। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि एक पुस्तकालय में कहानी के पुस्तकों की संख्या गैर कहानी के पुस्तकों की संख्या का अनुपात 4 संबंधी 5 है। तब कहानी के पुस्तकों की कुल संख्या 900 थी। जब कहानी की कुछ और पुस्तकें खरीदी गई तो अनुपात 8 संबंधी 9 हो गया। खरीदी गई कहानी की किताबों की संख्या ज्ञात करें। समझिएगा, देखो यार, 2 चीजें हैं। स्टोरी बुक और नॉन स्टोरी बुक। ठीक, क्या अनुपात है? 4 संबंधे 5। कह रहे हैं कि स्टोरी बुक की संख्या 900 है। ध्यान देना, सवाल में दिया है कि 900 संख्या है। अगर 4 बराबर 900 है तो 5 बराबर कितना होगा? 1 बराबर, देखो यहां से कर लेना कि 4 बराबर अगर 900 है तो 1 बराबर 225 होगा, और तब 5 बराबर होगा 1125। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये कितना हो गया? 5 बराबर 1125। अब क्या कह रहा है सवाल कि अगर कुछ स्टोरी बुक परचेज कर ली जाए, मान लिया X स्टोरी बुक परचेज हो जाए और नॉन स्टोरी बुक 0, तो अनुपात 8 संबंधे 9 हो जाता है। यानी स्टोरी बुक 5 भाग बराबर 1, जहां 1125 था, अब वो 9 भाग बराबर 1125 हो गया। ठीक है ना। तो अब कह रहा है कि कितनी स्टोरी बुक खरीदी गई। अब 9 बराबर अगर 1125 है तो 1 बराबर 9 एका 9, 9 दूनी 18, 9 पचे 45, यानी 125। और 125 अगर 1 बराबर 125 तो 8 बराबर 1000। कोई दिक्कत नहीं ना। 8 बराबर 1000। पहले कितनी पुस्तक थी? 900। अभी कितनी हो गई? 1000। यानी कितनी पुस्तकें खरीदी गई? 100 पुस्तकें खरीदी गई। कोई दिक्कत नहीं ना, कर लोगे। कह रहे हैं कि एक पुस्तकालय में स्टोरी बुक और नॉन स्टोरी बुक का रेशियो 4:5 था, और पुस्तकालय में कहानी के किताबों की संख्या 900 थी। तो 4 भाग बराबर 900, 5 भाग बराबर 1125, यानी पुस्तकालय में कुल 2025 पुस्तकें थी, 900 कहानी की किताबें थी और 1125 नॉन स्टोरी बुक थी। कह रहे हैं कि कुछ पुस्तकालय में कुछ स्टोरी बुक खरीद ली गई, कहानी की कुछ किताबें खरीद ली गई, तो अनुपात 8 संबंधे 9 हो गया। तो कह रहे हैं कि माना X बुक पुस्तकें खरीद ली गई, तो ये मिलके क्या हो गया? यहाँ पे अनुपात बढ़ के 8 हो गया, और यहाँ स्टोरी बुक तो कुछ भी नहीं खरीदी गई, यानी उसकी संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई, लेकिन अनुपात 9 हो गया। तो 9 बराबर अगर 1125 तो 1 बराबर 125, तो 8 बराबर 1000, यानी स्टोरी बुक कितनी खरीदी गई?
100 स्टोरी बुक खरीदी गई। क्लियर है? अगला सवाल, 18 गेंदों को 900 रुपए में बेचने पर, 18 गेंदों को 900 रुपए में बेचने पर 6 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है, तो प्रत्येक गेंद का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। सिंपल सवाल है, समझने की कोशिश करिएगा। कह रहे हैं कि 18 गेंदों को 900 रुपए में बेचने पर 6 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि हुई। हानि हुई है यानी 18 माइनस 6 बराबर कितना? 900। अब आप कहोगे गुरु का भिड़ा दिए, कहां से इतना तड़ाक से लगा दिए? देखो 18 गेंद बेचने पर 900 रुपए, 18 गेंदों को 900 में बेचने पे 6 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि हुई। यानी अगर 18 गेंद आपने x रुपए में खरीद के लाया था तो ये x रुपया 18 गेंद बेचने पर आपको x माइनस 900 रुपया मिला। सॉरी, 18 गेंद अगर x रुपए में खरीद के लाए थे तो आपको ये x रुपया कमाने में 24 गेंद बेचने पड़े, अपने घर से 6 गेंद बेचना पड़ा। यानी 12 गेंद, 6 गेंद का यानी 12 गेंद, जो 12 18 माइनस 6, बात को समझो, 18 गेंदों पे 6 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि है ना। क्या मतलब? मतलब ये है कि 18 गेंद जितने में खरीद के आई थी उतना पैसा आपको 24 गेंद बेचकर तब मिलेगा, यानी आपके घर से भी छिन जाएगा। यानी ये जो 900 रुपया है, ये 900 रुपया तब नो प्रॉफिट नो लॉस दिखाता अगर ये 900 रुपया 12 गेंद बेचने पर प्राप्त हो गया होता। तो एक गेंद का लागत मूल्य कितना? 12 बराबर 900, तो 1 बराबर 900 बटा 12, 12 सत्ते 84, 12 पंजे 60, 75 रुपया। ठीक है, 75 रुपए, कोई दिक्कत नहीं ना? सही है, आगे बढ़ा जाए। अगला देखिएगा, कह रहे हैं कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त जिसका क्षेत्रफल, ध्यान दीजिएगा, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त जिसका क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर आधार वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है, तो त्रिभुज की समरूपी ऊंचाई क्या होगी? बहुत सिंपल सवाल है कि भैया कह रहे हैं कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर, 8 ही सेंटीमीटर, हाँ, आधार वाले त्रिभुज की क्षेत्रफल के बराबर है, तो त्रिभुज की समरूपी ऊंचाई क्या होगी? ध्यान दीजिएगा, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज के क्षेत्रफल के। ठीक है, वृत्त कितना हो गया? पाई r स्क्वायर, यानी 8 गुणित 8, 8 का स्क्वायर, और 1/2 आधार 8, ऊंचाई h। तो ये 4 बार कटा, और पाई गुणित 8 बट्टे 64 बराबर 4h। तो h बराबर हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा 4 1 4, 4 6 24, 16 चौका 64, x बराबर 16 पाई। h बराबर कितना है? 16 पाई, यानी ऊंचाई 16 पाई हो जाएगी। सिंपल सवाल है, कर लेंगे। अगला सवाल ध्यान देना, यदि ब्याज की दर 10% से घटकर, कह रहे हैं यदि ब्याज की दर 10% से घटकर 8 सही 3/4%, ध्यान देना, दस प्रतिशत से घटकर 8 सही 3/4, इसको सही कर लीजिएगा, 8 सही 3/4, ध्यान दीजिएगा, ये कितना है? 8 सही 3/4। ठीक है, हो जाने की वजह से एक साहूकार को उस वर्ष की आय में 84.50 की कमी होती है, उसकी पूंजी ज्ञात कीजिए। तो भैया पहले कितना था? 10% माइनस 8 सही 2/3, यानी 8 त्रिक के 24 और 24 दू 26/3 ना, माइनस 26/3% बराबर 84.50।
अब तीसरे हैं 4/3% बराबर आ गया, ध्यान देना, ठीक है ना। 3/4 है क्या? 8 सही 3/4, हाँ सॉरी मैं 2/3 कर दिया। हाँ ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिए, ध्यान दीजिएगा जरा सा, क्वेश्चन में क्या है उसके हिसाब से कर लेते हैं। क्वेश्चन में है 8 सही 3/4, ध्यान दीजिएगा, 8 सही 3/4, तो 8 चौका 32, 3 35/4, तो यहां हो गया 35/4%। तो 40 में से 35 5/4% बराबर 84.5। तो 1% बराबर 100% बराबर 84.5 गुणित 4/5 गुणित 100, ठीक। अब 5 से काट दो, 5 एका 5, 3 8, 5 36 और 5 9 45। उसके बाद 5 से कट गया, 5 से कट गया, 4 9 36, इसका आ जाएगा आपको 6760। आप सॉल्व कर लेंगे, 6760 रुपए की उसकी पूंजी थी। यहां तक कोई तकलीफ नहीं है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि ए किसी काम का 1/3 5 दिन में और बी उसी काम का 2/5 10 दिन में करने की क्षमता रखते हैं, और भी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ध्यान से लगाइएगा। एक बटा ए 1/3 5 दिन में, तो पूरा 15 दिन में, और बी 2/5 कितने दिन में? 10 दिन में, तो पूरा 25 दिन में, पूरा 25 दिन में। अब ए एक काम को 25 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करें? 15 दूनी 30, 3 75, 15 5 75 और 25 3 75, 5 3 8, दोनों का एक दिन का काम कितना हो गया? 8, यानी 75/8, 8 9 72, 9 सही 3/8 दिन। ठीक, 9 सही 3/8, ठीक है, ये सही है। अगला देखो, कह रहे हैं कि एक बैग में एक संबंधे 3 संबंधे 5 के अनुपात में 25 पैसे 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के हैं। यदि सब मिलकर राशि 40 रुपए है तो 5 पैसे के सिक्के कितने हैं? ध्यान देना, सिंपल सवाल है, आसान। देखो कैसा है, 25 पैसा है, दस पैसा है और 5 पैसा है। अनुपात है 1 3 और 5 का, 1 3 5 का, ये संख्या का अनुपात है दोस्त। तो मूल्य का अनुपात क्या होगा? अब 25 पैसा का एक सिक्का है तो वो होगा 1/4 रुपया, ये होगा 3/10, ठीक है, ये होगा 10 पैसे का 10 सिक्का होगा तब 1 रुपया होगा, 3/10, और ये हो गया 5/20, 5/20, 20 से गुणा कर लीजिए तो 5 संबंधे 6 संबंधे 5, और ये सब मिलके 40 रुपया है। 5 5 10 6 16, तो 16 भाग बराबर 40 रुपया, तो 1 भाग बराबर 16 दूनी 32, 8 16 85, 2.5 रुपया। कह रहे हैं 5 पैसे के सिक्के कितने हैं?
तो 5 पैसे का मूल्य कितना है? सिक्के का मूल्य कितना? 5 गुणित 2.5 बराबर 25 25 125 12.5 रुपया। क्लियर है बात? 12.5 रुपया। अब 1 रुपए में 20 सिक्का होता है 5 का, तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या बराबर 12.5 गुणित 20। खत्म हो गया ये 0 से बराबर हो गया ये 250 सिक्के। अब कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इशू है, पेन का प्रॉब्लम है, फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा, इसीलिए राइटिंग थोड़ी सी डिस्टर्ब है। कह रहे हैं कि 25 पैसे के सिक्के, 10 पैसे के सिक्के, 5 पैसे के सिक्के में 1 संबंध 3 संबंध 5 का अनुपात है। ये संख्या का अनुपात है दोस्तों, मूल्य का अनुपात 1/4, 3/10 और 3/5/20 हो जाएगा, क्योंकि 1 रुपए के में 4 सिक्के 25 पैसे के, 10 पैसे के 1 रुपए में 10 पैसे के 10 सिक्के और 5 पैसे के 20 सिक्के। तो कह रहे हैं अब इसके मूल्य का अनुपात अगर 20 से गुणा करेंगे तो 5 संबंधे 6 संबंधे 5 यानी 16 भाग बराबर 40, तो 1 बराबर 2.5, तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या बराबर मूल्य बराबर हो जाएगा 5 गुणित 2.5 यानी 12.5 रुपए। तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या 12.5 गुणित 20 यानी 250। कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे यहां तक। अगला सवाल ध्यान देना। सपना के कमरे का फर्श 10 गुणित 3 मीटर है, ठीक है। वह फर्श पर 15 गुणित 8 सेमी वाली टाइल्स लगाने का निर्णय करती है, उसे कितने टाइल्सों की जरूरत पड़ेगी? तो सिंपल सवाल है, समझ लो ना। फर्श के क्षेत्रफल में टाइल्स के क्षेत्रफल का भाग दे दो। फर्श का क्षेत्रफल है 10 मीटर, तो 10 मीटर को सेंटीमीटर में बदलोगे तो 10 गुणित 100 गुणित 3 मीटर, फिर 100 से गुणा कर लोगे, बटा सपना के एक टाइल्स का साइज है 15 गुणित 8। ठीक, अब देखो क्या कट सकता है। 5 से कटेगा 5 20 हम 100 और 5 तिहाई 15, 3 से 3 खत्म। ठीक है, वो कितना गया ये? 8 से काट लो, 4 5 20 और 4 दूनी 8, 5 2500 टाइल्स आपको चाहिए। सपना को कितनी टाइल्स चाहिए? 2500। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला सवाल ध्यान देना। क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर दूं मैं। सवाल ऐसा है, ए बी और सी एक काम को 15 घंटे 30 घंटे और 40 घंटे में करते हैं। वह क्रम से 6 बजे 8 बजे और 10 बजे काम आरंभ करते हैं। कार्य कितने बजे समाप्त होगा? ध्यान देना बच्चा, सिंपल सवाल है, कहीं से हड़बड़ाना तड़बड़ाना नहीं है इसमें। देखो, ए 15 घंटे में काम कर सकता है, बी 30 घंटे में काम कर सकता है और सी 40 घंटे में काम कर सकता है। ठीक है ना। अब क्या कह रहे हैं, इसका एलसीएम ले लो, 120। बड़ा प्रॉब्लम है ऐसा ना। इसका एलसीएम हो गया 120। इसका 1 घंटे का काम 15 8 120, 3 चौके 12 और 4 तिहाई 12, यही हो गया। ए कितने बजे काम शुरू करता है भैया? वह 6 बजे, ए 6 बजे, बी 8 बजे और सी 10 बजे।
तो जब तक सी काम शुरू करता, ए ने 6 बजे से 10 बजे तक कितना काम किया? 4 घंटा काम किया। तो 4 बट्टे 32 काम किया। ठीक है, 4 बट्टे 8 गुणित 4 लिख लो इस पे, 32 काम किया। बी ने 8 बजे शुरू किया तो 10 बजे तक कितना काम कर दिया? 4 गुणित 2 8 काम किया। यानी जब तक सी शुरू होता तब तक 40 काम खत्म हो चुका था। सी जब तक शुरू होता 40 काम खत्म हो चुका था, तो शेष काम 8 4 12 3 15, 8 4 12 3 15। ये 15 क्या है? ये 15 क्या है? ए बी सी के तीनों के एक साथ काम करने पर 1 घंटे में हुआ काम है। तो 40 120, शेष काम बचा 120 माइनस 40 बराबर हो गया आपका 80 बटा 15। 15 चौका 60, 15 पचे 75, 5 घंटा। अब 5 सही 1 बटा 5 घंटा, 15 पचे 75, फिर 5 बटा 15 यानी 1 बटा 3 घंटा यानी 20 मिनट। 5 घंटा 20 मिनट में काम समाप्त हुआ। तो पूछ रहे हैं कि कार्य कितने बजे समाप्त हुआ? यानी जब सी शुरू करेगा तब से, जब सी शुरू करेगा तब से 5 घंटा 20 मिनट बाद काम समाप्त होगा। यानी 10 और 5 2 घंटा 12 10 3 बज के 20 मिनट पर काम समाप्त होगा। 10 बजे प्लस प्लस 5 बज के 20 मिनट, ये बराबर हो जाएगा 3 बज के 20 मिनट। 3 बजे 20 मिनट पे काम समाप्त होगा। ये आपका ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए सही है। क्लियर है बात? ठीक है, तो सिलेक्शन गुरुजी पर आज इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी आपको कांस्टेबल प्रैक्टिस सेशन बैच में कुछ और शानदार बेहतरीन सवालों के कलेक्शन के साथ। तब तक देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन। जय हिंद, जय भारत।